गुड आफ्टरनून फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन सिंह शेखावत फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत वेलकम है आप सबका। और आज एक नए टॉपिक के साथ में अपन दिन की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें किसी को कोई अगर दिक्कत रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। कल मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। एक तो मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया था फंजाई के अंदर, जो वेजिटेटिव और सेक्सुअल, दो टाइप मैंने आपको बताए थे। उनसे आगे चलेंगे अपन, और आज अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके अलावा फंजाई का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जब भी फंजाई के अंदर है, किसी और में भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करते हैं तो उसके क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब मैं फंजाई के रेफरेंस में बात करूं तो इसके जो टाइप्स होंगे वो कितने होंगे, दो टाइप्स होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। एक तो होता है स्पोरेंजियोफोर और दूसरा होता है कोनिडियोफोर। स्पोरेंजियोफोर और कोनिडियोफोर, तो ये जो फोर संरचना लिखी हुई है PHORE 4, ये क्या है, एक तरह से सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है। सपोर्टिव स्ट्रक्चर कैसे, जैसे मैंने कोनिडियोफोर का एक डायग्राम भी बना रखा है आप लोगों के सामने। ये देखो, ये कोनिडिया लगे हुए हैं और ये है कोनिडियोफोर। ठीक है, अब कोनिडियोफोर हो चाहे स्पोरेंजियोफोर हो, ये दोनों ही सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती हैं, सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, और इन पर किसी भी तरह का कोई भी ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होता है। भैया आप सोचो कि इनमें कोई शाखाएं निकली हुई है क्या? नहीं है, इसमें कोई भी शाखाएं नहीं है। ठीक है ना, सेम स्पोरेंजियोफोर में भी नहीं होंगी। अब स्पोरेंजियोफोर जो है, जिस पर क्या लगता है, स्पोरेंजिया लगता है, और उस स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स डेवलप होते हैं। अब वो स्पोर्स कौन कौन से होते हैं? जूस्पोर्स होते हैं और एपेनोस्पोर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे जूस्पोर की, सबसे पहले आपका आ जाता है जूस्पोर्स। चल बीजाणु, या मैं इसको यहां लिख लेता हूं जूस्पोर। जूस्पोर जो है, मतलब सीधी सी बात है, इस टाइप के नाशपाती के आकार की ये संरचना होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। और ये जो फ्लैजिलाज होते हैं, यहां मैंने दो बनाए हुए हैं। कभी कभी ये कैसे होते हैं, एक भी होते हैं और कभी कभी दो भी होते हैं, तो दोनों ही टाइप के होते हैं। और ये जो होता है फ्लैजिला, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोशन यानी गमन करते हैं। किसकी वजह से? फ्लैजिला की वजह से ये गमन करते हैं। अपन उनको क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। क्या बोलते हैं इसको? अपन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब जो चल सके, ठीक है ना, जिनमें मूवमेंट हो, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। ठीक है, और ये फ्लैजिलाज जो होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। ये विप्लैश भी हो सकते हैं, ये टेंसेल भी हो सकते हैं। विप्लैश फ्लैजिला कैसे होगा? जो बिल्कुल ही कैसा होगा, एकदम चिकना, स्मूथ वॉल, इस पर किसी भी तरह के कोई हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान रखना फर्स्ट में। ये तो हो गया विप्लैश, जिसको अपन बोलते हैं चाबुक जैसा। दूसरा होता है टिनसेल। टिनसेल मतलब जिसके ऊपर इस तरह से हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो जब इस तरह से हेयर्स प्रेजेंट होंगे, तब अपन इसको क्या बोलेंगे? टिनसेल। क्या बोलेंगे? टिनसेल। ठीक है, टिनसेल का मतलब होता है कूच,
और ये जो हेयर्स होते हैं इनको एक नाम और दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं मैस्टिगोनीम। मैस्टिगोनीम। आया समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, जो जूस पोर होते हैं जो पियर शेप होते हैं, पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार के होते हैं, उनमें जो गमन होता है वो फ्लैजिला के थ्रू होता है। और ये फ्लैजिला जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं विप्लैश फ्लैजिला जो कि जिसको अपन कहते हैं चाबुक जैसा, और दूसरा होता है टिनसेल, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कूर्च। कूर्च, कूर्च का मतलब क्या होता है, इनके बाल प्रेजेंट होते हैं और इन बालों को अपन क्या कहते हैं, मैस्टिगोनीम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस से जूस पोर पे आ जाता है। जूस पोर क्या करते हैं, ये जो फ्लैजिला जो हैं इनके थ्रू गमन करके एग के पास में चल जाते हैं या फीमेल जो गैमेट है उसके पास में चल जाते हैं और ये आपस में जुड़ करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है कि साहब ये जूस पोर चले तो गए, ठीक है, और ये किस पे डेवलप होते हैं, ये डेवलप होते हैं आपके स्पोरेंजियोफोर पर। किस पे डेवलप होते हैं ये, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर पर स्पोरेंजियम लगी हुई होती है और उसी स्पोरेंजियम पर ये डेवलप होते हैं, जूस पोर डेवलप होते हैं। और स्पोरेंजियम कैसी होती है, ओवल शेप स्फेरिकल संरचना होती है। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं फाइकोमाइसिटीज का एक मेंबर आता है, या ऑर्डर की बात करें फाइकोमाइसिटीज जो है उसमें एक ऑर्डर आता है पैरानोस्पोरेल्स। पैरानोस्पोरेल्स के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ये जूस पोर होते हैं ये जूस पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं। और जूस पोरेंजियम बिल्कुल कैसे लगी हुई होती है, जैसे ये कोनिडियोफोर है, सपोज कर लो यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। अब ये स्पोरेंजियोफोर है, ये कोनिडियोफोर है, एक बार के लिए आप इसको समझ लो। ठीक है, इसके ऊपर ये बल्ब जैसी संरचना है और ये क्या है, सेकेंडरी स्टिग्मेटा, प्राइमरी स्टिग्मेटा। तो स्पोरेंजियोफोर में भी सेम ही ये होता है, मतलब बेलनाकार संरचना होती है और इनके ऊपर ऐसी गोल गोल बीजाणुधानियां लगी हुई होती हैं। ठीक है, अब ये जो बीजाणुधानियां होती हैं इनके अंदर बीजाणु होते हैं। तो स्पोरेंजियम क्या होती है, बीजाणुधानी, और उसके अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। कौन से होंगे, जूस स्पोरेंजिया जिसको अपन बोलते हैं। तो जैसे कोनिडियोफोर होता है वैसे ही क्या होता है, आपके स्पोरेंजियोफोर होता है, जो अशाखित संरचना होती है, बेलनाकार संरचना होती है, जिसके शीर्ष भाग पर, जैसे यहाँ पर भी तो शीर्ष भाग पर ये कोनिडिया लगे हुए हैं, ऐसे ही वहां पे भी क्या लगे हुए होते हैं, स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपन कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसलिए कोनिडिया लगे हुए हैं। अगर स्पोरेंजियोफोर स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं तो उसमें स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। और इसको अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पैरानोस्पोरेल्स ऑर्डर से। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या होता है, एडवर्स कंडीशन, यानी विपरीत परिस्थितियां जब आती है तो ये जो जूस पोर होते हैं ये क्या करते हैं, शुष्क वातावरण के अंदर जर्म ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, जर्म ट्यूब ये बना लेते हैं। अब इसमें भी कितने टाइप के होते हैं, जैसे पोस्टीरियर, एंटीरियर और बाइफ्लैजिलेट। ठीक है, पोस्टीरियर, एंटीरियर और बाइफ्लैजिलेट। पोस्टीरियर जिसमें फ्लैजिला जो होता है वो कैसा होता है, पश्च भाग पर होता है, जिसमें कहां पर होगा, फ्लैजिला जो होगा वो कैसा होगा, पश्च भाग पर होगा, जैसे कि आपके ये इस तरह से पीछे की तरफ। अगर मैं एंटीरियर की बात करूं तो यही फ्लैजिला जो होगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लैजिला कैसे होता है, पोस्टीरियर टाइप फ्लैजिला जो होता है, जो किसमें होता है, आपके सिनकाइट्रियम में। किसमें होता है,
सेनकाइट्रियम। ये देखना आप लोग किसमें होगा, ये सेनकाइट्रियम। ये तो हो गया पोस्टीरियर टाइप फ्लैजिला। अब आ जाता है आपका एंटीरियर टाइप फ्लैजिला। एंटीरियर टाइप फ्लैजिला के अंदर अपन कैसे देखेंगे, ये कोई जूस्पोर है, इसमें ये दो तरह के हैं, ठीक है। ये एंटीरियर टाइप फ्लैजिला हो गया। पर ये तो हो जाएगा जब भी अगर हाँ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ध्यान देना फर्स्ट ईयर, इस तरह की, तो ये तो हो जाती है आपके बाईफ्लैजिलेट, क्योंकि दो फ्लैजिला आ गया ना, एक ही आ गया और एक ही आ गया, तो ये तो हो गया आपका बाईफ्लैजिलेट वाला, ये समझ लो। और जो ये बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, इसमें हो सकता है एक में ये टिन सेल भी हो और एक में ये कैसा हो, विप्लैश भी हो, ठीक है। और दोनों ही टिन सेल भी हो सकते हैं, दोनों ही विप्लैश भी हो सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इनमें गमन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे बाईफ्लैजिलेट, इसमें दो फ्लैजिला है। अब इन दो फ्लैजिला के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ये ऊमाइसिटीज के मेंबर में आते हैं, ठीक है। किसमें आते हैं, ऊमाइसिटीज। अब इसके अंदर तो क्या होगा, जैसे बाईफ्लैजिलेट में एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है टिन सेल भी हो और विप्लैश भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं इसमें किसके होते हैं, सपोज करो जैसे ये विप्लैश है, विप्लैश का मतलब चाबुक, बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, जिस पर कोई बाल नहीं है, ये है जैसे विप्लैश। अगर ये विप्लैश हो गया तो ये विप्लैश नहीं होगा, ये होगा टिन सेल। टिन सेल, अब कैसे पता लगाओगे, टिन सेल में क्या होगा, बाल होंगे, टिन सेल में क्या होंगे, ये बाल होंगे। और ऐसी स्थिति हमको किसमें देखने को मिलती है, ऊमाइसिटीज में। किसमें मिलती है, ऊमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलती है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो बात हुई थी पोस्टीरियर फ्लैजिला की, ये हो गया बाईफ्लैजिलेट, ये तो होता है आपका सेनकाइट्रियम के अंदर, ये हो जाता है आपके ऊमाइसिटीज के अंदर। एक और आता है आपका एंटीरियर फ्लैजिला, एंटीरियर फ्लैजिला। अब एंटीरियर ये तो हुआ पोस्टीरियर और ये हो गया बाईफ्लैजिलेट। अब एंटीरियर टाइप फ्लैजिला क्या होता है, उसमें आगे की भाग में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज और राइजिडियोमाइसिस। अब इसके अंदर जैसे होगा, इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, आपके बाल, इसमें दोनों तरफ आपको इस तरह से बाल दिखाई देंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मैस्टिगोनी। ठीक है, तो ये तो टाइप हुए अपने, कितने टाइप के फ्लैजिलाज होते हैं, और ये फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होते हैं, जूस पोर में ही तो होते हैं, जिनकी वजह से गमन होता है, ठीक है। और ये जो जूस पोर होते हैं, ये फ्लैजिला से तो गमन करते ही हैं, लेकिन आपने सोचा ये फ्लैजिला बने हुए किसके होते हैं, फ्लैजिला बने हुए होते हैं फ्लैजिलीन प्रोटीन की। किसके बने हुए होते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। आया समझ में। अब फिर दूसरा आ जाता है आपके एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर का मतलब क्या होता है, अचल बीजाणु,
एप्लानोस्पोर का मतलब क्या होता है? अचल बीजाणु। अचल बीजाणु का मतलब जो चल नहीं सकते। अब चल क्यों नहीं सकते? क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला ही नहीं होते, तो वो कहां से चलेंगे? तो वो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल इस तरह से होगी उनके स्ट्रक्चर। इसको अपन क्या बोलेंगे? एप्लानो स्पोर्स। हिंदी में बोलता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। जो चल नहीं सकते, ठीक है, अचल बीजाणु। इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। अब ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? जाइगोमाइसीटीज के म्यूकर के अंदर ये प्रेजेंट होंगे और इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होते और ये थैली जैसी संरचना के अंदर विकसित होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक थैली जैसी संरचना के अंदर विकसित होते हैं। जैसे कि अचल बीजाणु, तो इनके चारों ओर एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होगी जिसके अंदर ये कई हजारों की संख्या के अंदर विकसित होते हैं। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं, इनको न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, ऐसी बात नहीं कि गमन नहीं कर सकते तो इनको पोषण भी नहीं मिलेगा, नहीं, पोषण इनको मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलने की वजह से इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता चला जाता है। जैसे अभी तो मैंने आपको बड़ा बना के बताया, एक्चुअल में जो इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो कुल मिला के ऐसी होती है। जैसे ये एक स्पोरेंजियम है, इसमें बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही इनको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, इनको न्यूट्रिशन मिलता है तो इनकी साइज बड़ी होती चली जाती है। अभी तो छोटे हैं, ठीक है, और जब बड़ी होती है इनकी साइज तो फिर ये क्या होता है? इनको जगह कम मिलती है स्पोरेंजियम में रहने के लिए। जब जगह कम मिलेगी तो ये क्या करेंगे? जो भित्ति है, जो थैली जैसी संरचना है, उसके ऊपर दबाव लगाएंगे। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? ये प्रेशर लगाएंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना फर्स्ट ईयर, जो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर डेवलप होते हैं ना, उन स्पोर्स का साइज बढ़ता है। न्यूट्रिशन स्पोर को मिल रहा है ना, स्पोरेंजियम बीजाणुधानी को तो नहीं मिल रहा। तो बीजाणुधानी को जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बीजाणुधानी का आकार तो उतना ही रहेगा ना स्पोरेंजियम का, तो लेकिन न्यूट्रिशन मिलेगा किसको? स्पोर को मिल रहा था, जिससे इन स्पोर्स की साइज क्या हो गई? बढ़ने लग गई। और बढ़ने लग गई तो इनको क्या हो गया? जगह कम मिली। जब जगह कम पड़ गई, इनको जगह नहीं मिल रही थी, तो ये क्या करेंगे? बाहर की तरफ लिबरेट होने के लिए इस दीवार पर क्या लगाएंगे? दबाव। इन स्पोर्स के द्वारा जो लगाया गया दाब जो होगा ना इस दीवार पे, उसको बोलेंगे वॉल प्रेशर। क्या बोलेंगे? वॉल प्रेशर। और फिर ये आजाद हो जाएंगे। अच्छा, ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो जाइगोमाइसीटीज का जो ऑर्डर होता है म्यूकोरेल्स, म्यूकोरेल्स ऑर्डर का एक मेंबर होता है म्यूकर, उसमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके चारों तरफ म्यूसिलेज भी आ जाता है, म्यूसिलेज से घिर जाते हैं, ठीक है। म्यूसिलेज से ये घिरे, फिर उसके बाद में क्या आता है? इनका डिस्पर्सल तो हो ही जाता है, वो एयर के थ्रू भी हो जाता है और म्यूसिलेज से ये घिर जाते हैं। लेकिन जब डिस्पर्सल इनका होता है तो वॉल टूट जाती है। फिर आ जाओ आपका कोनिडियोफोर्स पर, ठीक है। कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर की बात करें तो कोनिडियोफोर्स जो होते हैं ये भी कैसी स्ट्रक्चर होती है? सिलेंड्रिकल होती है और अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होती है, अगर हम इसको आम भाषा में समझे ना
तो वो ये होती है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, एक पेड़ यूँ खड़ा रहता है, ये एक पेड़ का तना है, ये उसका शीर्ष भाग है जिस पर खूब सारे पत्ते लगे हुए हैं और जो कि शाखाओं से जुड़े हुए हैं, ये ऐसे ही लग रहा है। अब आप देखें जो कोनिडियोफोर है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, उसके शीर्ष भाग पर एक बल्ब के समान फूला हुआ भाग, कैसा है, बल्बस पार्ट, और इसके जो शीर्ष भाग जो है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, अंगुली नुमा प्रवर्त हैं, और अंगुली नुमा जो प्रवर्त हैं उनके टॉप पार्ट पर क्या लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे से कोनिडिया। क्या लगे हुए होते हैं, कोनिडिया। अब इन कोनिडिया को आधार कौन प्रदान करता है, जो मैंने आपको बताया ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको अपन बोलते हैं स्ट्रिगमैटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रिगमैटा। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, जो छोटे होते हैं ये वाले। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जो इनके ऊपर लगे हुए होते हैं और कोनिडिया को आधार प्रदान करते हैं, वो सेकेंडरी स्ट्रिगमैटा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं जब फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें किस तरह से स्पोरेंजियोफोर और कोनिडियोफोर सहायता करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स और होती है एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज जिसको अपन कहते हैं, जो भी फंजाई में इंपॉर्टेंट होती है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है आपका एसरवुलस का, जो कि कोलेटोट्राइकम के अंदर मिलती है, और ये क्या होती है, एक तरह से हाइफी जो होते हैं मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो भी एपिडर्मिस के नीचे। और एसरवुलस के छोटे छोटे टुकड़े कोनिडियोफोर्स बना लेते हैं। तो आप एसरवुलस देखें, क्या होता है एसरवुलस, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। ये इस तरह से कोनिडिया जो होते हैं गोलाकार, वो लगे हुए रहते हैं। ये होस्ट की एपिडर्मिस है। ये क्या है, होस्ट की एपिडर्मिस। क्या है, होस्ट की एपिडर्मिस। और ये क्या है, कोनिडिया। अब इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, मैंने आपको क्या बताया, ये है एसरवुलस, एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है, एसरवुलस। यहां मैं लिख देता हूं ASER, एसरवुलस। ये फ्रूटिंग बॉडीज है जिनको अपन कहते हैं फलन काय। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो एसरवुलस जो होती है, इसको आप ध्यान रखना, AC है, ACER, एसरवुलस। ये बनती किससे है एसरवुलस, ये बनती है हाइफी जो होते हैं ना, हाइफी यानी कवक सूत्र,
ये क्या करते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको अपन बोलते हैं मैट लाइक स्ट्रक्चर। मैट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मैट लाइक स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस के नीचे बनती है वो कौन बनाते हैं, आपके हाइफी बनाते हैं, और इसी को अपन एसरवुलस कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट लाइक स्ट्रक्चर को ही अपन एसरवुलस कहते हैं। और यही एसरवुलस जो होते हैं वो किसको बनाते हैं, कोनिडियोफोर को बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो कोनिडियोफोर होता है वो किससे बनता है, एसरवुलस से बनता है। और ये एसरवुलस किससे बनते हैं, जो एपिडर्मिस के नीचे हाइफी जो होते हैं ना वो एसरवुलस को बनाते हैं, और आगे चल करके ये ही एसरवुलस जो है कोनिडियोफोर को बनाते हैं, और कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पर कोनिडिया लगते हैं जिनका डिस्पर्सल एयर के थ्रू या कभी कभी वाटर के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर कोलिटोट्राइकम में होती है। दूसरा आ जाता है स्पोरोडोकियम। क्या आ जाता है, स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम भी पैरासिटिक फंगल मेंबर्स जैसे फ्यूजेरियम में होस्ट प्लांट बॉडी के ऊपर वाली संरचना होती है। ठीक है, ये क्या होती है, फ्यूजेरियम एक मेंबर है, उसके जो होस्ट प्लांट होता है, ठीक है, उस होस्ट प्लांट के ऊपर की तरफ बनने वाली संरचना कैसी होती है, स्पोरोडोकियम होती है, जिसके नीचे का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और ये होस्ट के ऊतकों को नष्ट करके बाहर निकाल देता है, और इसकी खुली सतह पर अनेक शाखित कोनिडियोफोर लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर कोनिडिया बनते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्पोरोडोकियम होते हैं वो स्पोरोडोकियम जो होंगे वो कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। इस तरह से ये बनते हैं, और इसको अपन बोलते हैं, इसका लोअर पार्ट स्ट्रोमा। क्या होता है इसका लोअर पार्ट, स्ट्रोमा। अब आप देखें, ये जो स्ट्रोमा पोर्शन है ये क्या करता है, जो नीचे वाले ऊतक जो होते हैं उनको नष्ट कर देता है, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है हमें किसमें मिलती है, फ्यूजेरियम। तो ये तो हो जाती है आपके स्पोरोडोकियम। क्या हो जाती है, स्पोरोडोकियम। फिर आ जाता है सिनेमा। सिनेमा मतलब ये कोनिडियोफोर, बहुत सारे कोनिडियोफोर एक साथ जुड़ करके खंबे जैसी संरचना बना लेते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। जब कोनिडियोफोर जो होते हैं इस तरह से पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सिनेमा। इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है सिनेमा के अंदर, जिसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर्स जो होते हैं, देखो एक समूह के अंदर होते हैं, एक समूह में होते हैं, और ऐसे कोनिडियोफोर बना लेते हैं। अब देखें, ये तो हो गया आपका किसका, स्पोरोडोकियम का भी हो गया, और ये हो गया आपका सिनेमा। क्या हो गया, सिनेमा। अब एक लास्ट आपका बच जाता है इसके अंदर, पिक्लीडियम।
क्या बन जाता है आपका पिक्निडियम। फिर अपन चलेंगे क्लासिफिकेशन पे। क्या आ जाता है आपका पिक्निडियम। अब ये कैसा होता है, एक कप जैसी संरचना होती है इस तरह से। ठीक है, एक ऐसी मटके जैसी या कप जैसी आप इसको संरचना समझ सकते हो जिसमें पिक्नियोस्पोर्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पिक्निडियम। कुल मिला के कुछ इस तरह से होते हैं। ये ऐसे लगा होता है, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। ये इस तरह से बने हुए होते हैं। ऐसे। अब इनके अंदर ये क्या है, पिक्निडियल कप, पिक्निडियोस्पोर्स इसके अंदर लगे हुए होंगे, पिक्निडियम लगे हुए होंगे, उनके अंदर पिक्निडियोस्पोर्स होंगे। ये वाला पोर्शन होता है, ये ऑस्टियोल होता है। और इसमें खूब सारे पिक्निडियोस्पोर्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। पिक्नियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर, पिक्निडियो स्पोर्स। और ये क्या आ जाएगी, वॉल ऑफ पिक्निडियम, यानी पिक्निडियम की दीवार। पिक्निडियम। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर क्या होती है, सीडो पैरेन्काइमेटस के द्वारा बनी हुई होती है, और पक्सीनिया में हमें देखने को ये मिलती है। किसमें मिलती है, पक्सीनिया में। ये है एक तरह से पिक्निडियम, पिक्निडियम। और ये हमें किसमें देखने को मिलती है, पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर इस तरह से एक कप जैसी संरचना होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिक्निडियल कप बोलते हैं। और इसके अंदर ये लगे हुए हैं कोनिडियोफोर, ठीक है, कोनिडियोफोर पे लगे हुए होते हैं पिक्निडियोस्पोर्स। आया समझ में, क्लियर फर्स्ट ईयर। तो ये तो था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन फंजाई का किस किस तरह से होता है और किन किन वैज्ञानिकों ने दिया। तो सबसे पहले आ जाता है आपके एलेक्सोपोलस और मेम्स का क्लासिफिकेशन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसे देखें कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, और इसको थोड़ा आप सिस्टमैटिकली इसको ध्यान रखें। ठीक है,
जैसे एलेक्सोपोलस और मिम्स ने, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने दो नहीं, मैं ये कहूंगा 3 समूह के अंदर इन्होंने बांटा था फंजाई को, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जिम्नोमाइकोटा, दूसरा आता है मैस्टिगोमाइकोटा और तीसरा आता है एमेस्टिगोमाइकोटा। ठीक है, अब जो जिम्नोमाइकोटा है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जो माइकोटा वर्ड आ रहा है ना बार बार माइकोटा, ये किसको बता रहा है? फंजाई। किसको बता रहा है? फंजाई। आई चीज समझ में? ये फंजाई को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे ही मैस्टिगोमाइकोटा और एमेस्टिगोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा का मतलब क्या होता है? मैस्टिगो का मतलब होता है मैस्टिग्निम, हेयर्स जैसी संरचना जो प्रेजेंट होगी, एमेस्टिगोमाइकोटा जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। अब इन्होंने क्या किया? 3 भाग तो कर दिए, जैसे कि जिम्नोमाइकोटा हो गया, मैस्टिगोमाइकोटा हो गया और एमेस्टिगोमाइकोटा। तो जिम्नोमाइकोटा जो है उसके 2 पार्ट किए। किसके किए? उसके 2 पार्ट किए। कौन कौन से? एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना, दूसरा आ जाता है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना। तो एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना क्या था? इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि जो स्यूडोप्लाज्मोडियम बनने पर स्पोरेंजियम इसमें बन जाती है। जैसे स्यूडोप्लाज्मोडियम बनता है उसमें ये बन जाती है। ठीक है, ये किसने बताया था? ये इसमें एलेक्सोपोलस और मिम्स ने बताया था। इसके अंदर स्यूडोप्लाज्मोडियम बनने पर स्पोरेंजियम बन जाती है और एक्रेसियोमाइसिटीज इसका मेंबर है। क्या है? एक्रेसियोमाइसिटीज। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या आएगा? एक्रेसियोमाइसिटीज इसका एग्जांपल है। इसमें जैसे ही स्यूडोप्लाज्मोडियम बनता है, स्यूडोप्लाज्मोडियम का मतलब प्लाज्मोडियम जैसी संरचना का आभास होता है कि वो बन रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं बनती है, इसलिए ऐसा आभास होने पर स्पोरेंजियम बन जाती है और एक्रोसियोमाइसिटीज इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आ जाता है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना के अगेन 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और दूसरा मिक्सोमाइसिटीज। ठीक है, मतलब प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और दूसरा मिक्सोमाइसिटीज। अब जो प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज है उसको देखें आप। प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज के अंदर क्या आ जाएगा आपके? इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है और मिक्सोमाइसिटीज में भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। और आप आ जाओ मैस्टिगोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा, उसके अंदर थैलस जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है। क्या होगा? थैलस यूनिसेल्युलर फिलामेंटस होगा। इसमें क्या हो जाएगा? जो थैलस होगा वो कैसा होगा? यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर फिलामेंटस, फिलामेंटस। ठीक है, तो मैस्टिगोमाइकोटा का मतलब क्या होगा? थैलस जो होगा यूनिसेल्युलर होगा और फिलामेंटस होगा। अब इसके भी 2 पार्ट हैं, अपन ने कर रखे हैं। एक तो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना और डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना और डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। क्या होता है ये हैप्लो और डिप्लो? देखो, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर
यूनिफ्लैजिलेट मोटाइल स्पोर होंगे। यूनिफ्लैजिलेट का मतलब क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैजिला होगा, जैसे कि या तो वो विप्लैश होगा, या तो वो कैसा होगा, विप्लैश, या फिर कैसा हो जाएगा, टिनसेल। या तो हो जाएगा विप्लैश और या हो जाएगा वो टिनसेल। ठीक है, तो इसमें यूनिफ्लैजिलेट मोटाइल स्पोर, देखो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, चाहे वो विप्लैश हो चाहे वो टिनसेल हो, तो विप्लैश और टिनसेल दोनों ही अगर प्रेजेंट, वैसे तो एक बार में दोनों प्रेजेंट होते नहीं है, या तो विप्लैश होगा या टिनसेल होगा, लेकिन अगर फ्लैजिला दोनों में से भी कोई सा भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब लोकोमोशन होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। फिर इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे काइट्रीडियोमाइसिटीज के मेंबर में इस तरह की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज में मिलती है, और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में भी हमको इस तरह की संरचना जो है देखने को मिलती है। फिर आ जाओ डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना। डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना का अगर मैं कंपैरिजन करूं आपके इससे हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना से, तो इसमें कुछ अंतर हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, फ्लैजिला को लेकर के ही आ जाता है। फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं, जैसे हैप्लो आ रहा है, हैप्लो का मतलब होता है सिंगल फ्लैजिला, ठीक है, तभी तो मैंने यहां पे लिखा है यूनिफ्लैजिलेट, और दूसरा मैंने लिखा है यहां पर डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना। तो डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना में जो DI वर्ड आ रहा है यहां पर, डाई, जिसको अपन बोला है डाई, मतलब नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने हो जाएंगे यहां पर, 2। तो सबसे कॉमन और सबसे बेसिक अंतर तो यही आ जाएगा इसका। फिर सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं कि इसमें क्या होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें सेल्यूलोज जो होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल जो होगी वो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। एंड देन थर्ड वन, इफ आई टॉक अबाउट अ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, सो वी कैन से दैट मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर बोथ वुड बी कंटैमिनेट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तब क्या होगा, उनके बीच में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा, और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो होगा गैमेट्स के बीच में होगा, ठीक है। अब वो गैमेट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। ध्यान रखना फर्स्ट ईयर कभी भी मेल और मेल के बीच में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये नेचर के ही खिलाफ होता है, ठीक है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मीन्स मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, कंटैमिनेट होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एक नई स्ट्रक्चर बनेगी। देन आ जाता है oogamous, ठीक है। अब oogamous और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब आप लोग कहोगे ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे है, मैंने आप लोगों को बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि oogamous जो होता है उसमें क्या होता है, उसका मतलब होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब एक युग्मक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। कभी कभी, हर बार नहीं, वैसे तो बेसिकली क्या होता है, फीमेल बड़ा होता है, मेल छोटा होता है। तो यहां पर भी अगर ऐसी सिचुएशन रहती है इस पॉइंट को लेकर के oogamous को, तो एक तो जैसे ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। अब आप इजीली इनको देख करके बता सकते हो कौन सा बड़ा है। ये तो मेल गैमेट हो गया, यानी नर युग्मक जिसको अपन बोलते हैं, और ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। मॉर्फोलॉजिकली अपन इजीली इनको बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो जब इन दोनों का कांटेक्ट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब क्या होता है, एक न्यू स्ट्रक्चर बनती है, एक नई संरचना बनती है। फिर आ जाओ
एमेस्टिगोमाइकोटा के अंदर, एमेस्टिगोमाइकोटा जिसके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला तो प्रेजेंट होंगे लेकिन उसके अंदर हेयर्स जो हैं ये प्रेजेंट नहीं होंगे। ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तब तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनीम। मैस्टिगोनीम ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये मैस्टिगोनीम? क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मैस्टिगोनीम। तो ये हेयर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस, उन दो पॉइंट को ध्यान में रख करके ही इनका विभाजन किया है। जैसे मैस्टिगोमाइकोटा मतलब मैस्टिगोनीम प्रेजेंट होंगे, एमेस्टिगोमाइकोटा मतलब मैस्टिगोनीम या हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला पर एब्सेंट होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। जाइगोमाइकोटिना मतलब जाइगोमाइसिटीज, इसका मेंबर आएगा। और उसके बाद में आ जाता है आपका जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज। और एस्कोमाइकोटिना मतलब एस्कोमाइसिटीज, इसका मेंबर आएगा और इसके अंदर एस्कस बनेगा। एस्कोस्पोर्स, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी। बेसिडियोमाइकोटिना मतलब बेसिडियो स्पोर बनेंगे, बेसिडियो कार्प जिसको अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी। ड्यूट्रोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना मतलब इसके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ? कभी सोचा है ड्यूट्रोमाइकोसिटीज, जो ड्यूट्रोमाइकोसिटीज जो होती है या ड्यूट्रोमाइकोटिना जिसको अपन बोलते हैं, या ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों एब्सेंट होता है? इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इन दोनों का कभी कभी, ठीक है ना, हर बार नहीं होता ऐसा, इन दोनों में से किसी एक का डेवलपमेंट कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता, यानी उनका पूरी तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। और जब दोनों में से दोनों में से मतलब दो गैमेट होते हैं ना, मेल और फीमेल, अगर सपोज करो मेल का मैच्योरेशन नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, और फीमेल इनमैच्योर रह गई तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। ऐसी फंजाई जिसके अंदर या तो मेल मैच्योर नहीं हो पा रहा है या फीमेल मैच्योर नहीं हो पा रही है, या फिर मेल तो मैच्योर हो गया फीमेल नहीं हो रही, या फीमेल हो गई और मेल नहीं हो रहा। तो जब दोनों में से कोई भी एक पार्टनर मैच्योर नहीं होता तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट नहीं होता है, तभी तो अपन इसको बोलते हैं oogamous। oogamous क्यों बोलते हैं, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली अपन इजीली ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा तो बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर मेल छोटा है तो फीमेल बड़ी होगी और मेल बड़ा है तो फीमेल छोटी होगी। तो छोटा होना या बड़ा होना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो मैच्योर हैं या नहीं, वो चीज़ आती है, ठीक है। तो इसलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, परफेक्टाई, क्योंकि ये ऐसी फंजाई है जो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो पार्टनर्स हैं मेल और फीमेल वो सेक्सुअली मैच्योर ही नहीं हुए, इसलिए अपन इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को। तो ये था आपका एलेक्टोपोलस और मिम्स का क्लासिफिकेशन। फिर देन आ जाता है आपका एम्सवर्थ का क्लासिफिकेशन। क्या आ रहा है, एम्सवर्थ का क्लासिफिकेशन। अब एम्सवर्थ ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया था आपके, वो एम्सवर्थ ने क्या दिया था आपका क्लासिफिकेशन, उसको अपन देख लेते हैं।
एम्सवर्थ के क्लासिफिकेशन को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि मैंने ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज़ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि अपन क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन को करने की। क्या बिना क्लासिफिकेशन के काम नहीं चलता? कोई तो वजह रही होगी कि भाई ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्लासिफाइड किया, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आप ब्रायोफाइटा ले लो, चाहे टेरिडोफाइटा ले लो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्या वजह रहती है कि क्लासिफिकेशन को करने की? देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, वो तो अपन पढ़ेंगे ही, एम्सवर्थ का क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो उसके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर होता है। अभी हालांकि मैंने आपको ये इतना इंपॉर्टेंट बताया था एलेक्टोपुलस का और मिम्स का, तो इन्होंने भी आपने देखा होगा ड्यूट्रोमाइसिटीज में डिवाइड कर रहे हैं, ये इसको एस्कोमाइसिटीज में कर रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में कर रहे हैं। तो बेसिकली इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर सेकेंडरी चीज़ आती है। सेकेंडरी इसलिए आती है क्योंकि आप किसी भी प्लांट के अंदर घुस के आप ये पता नहीं लगा सकते कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। और प्राइमरी स्ट्रक्चर को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसा हमको दिखेगा वैसे ही तो करेंगे। अब ये कैसे होगा? जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, नीम का पेड़ और एक अशोक का पेड़, ठीक है। तो नीम का पेड़ इट मीन्स एजा डायरेक्टा इंडिका, इट्स अ बॉटनिकल नेम, एंड सराका इंडिका इट्स अ इंडियन स्पीशीज ऑफ अशोक प्लांट, ठीक है। अब ये दो अलग अलग पौधे हैं। अगर मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं और आप लोगों से पूछूं कि मॉर्फोलॉजिकल क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर, तो बहुत से लोग आप में से बता देंगे कि बहुत अंतर है। एक तो सबसे कॉमन जो अंतर आता है वो यही आ जाता है कि अशोक के पेड़ की पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, नीम के पेड़ की पत्तियां छोटी होती हैं। इसके अलावा अशोक के पेड़ की जो पत्तियों का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पैरेट ग्रीन कलर का होता है। अगर आप थोड़ा सा उसको गौर करके देखें तो पैरेट ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन नहीं होता उसमें। और उसकी जो सरफेस होती है ना बड़ी स्मूथ होती है, यानी अपर सरफेस देख लो चाहे लोअर सरफेस देख लो, लेकिन मैं बेसिकली अपर सरफेस की बात करूंगा। अपर सरफेस बहुत ज़्यादा उसकी स्मूथ होती है। वहीं आप नीम की पत्ती की बात करो, नीम की पत्ती में भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है लेकिन बहुत कम होती है, बहुत आपको रेयरली मिलेगी। और दूसरी चीज़ नीम की जो लीफ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीम की पत्ती होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। वहीं मैं अगर अशोक की पत्ती की बात करूं तो अशोक की पत्ती कुछ इस तरह से होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दोनों के स्ट्रक्चर, इनमें आपको साफ अंतर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हालांकि आप लोग सोचोगे कि ना कि फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ते पढ़ते ये अपन कहाँ आ गए, लेकिन ये मेरे को पॉइंट उठाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को क्लियर करना। क्योंकि देखो मैंने बोला कि अपन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेस बना करके क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वही चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल ले लिया। ये तो है मार्गोसा लीफ, मार्गोसा लीफ, ये है अशोक लीफ, अशोका लीफ, ठीक है। अब आप मॉर्फोलॉजिकल अगर स्टडी करके इनका अपन इजीली पता लगा सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है देखो दांत जैसी संरचना मिल रही है, तो ये डेंटेट हो गई,
डेंटेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके जो उभार है बिल्कुल दांत जैसे, टीथ जैसे हमारे माउथ में टीथ होते हैं ना, एकदम ऐसे उभरे हुए तीखे शार्प एंड। वहीं अगर आप इसकी बात करो तो इसमें इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो मॉर्फोलॉजिकल एक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, ये डार्क ग्रीन कलर की होती है, ये पैरेट ग्रीन कलर की होती है, और ये डेंटेट होती है, और ये कैसी होती है, वेवी स्ट्रक्चर होती है। वेवी, वेवी कैसे, मतलब इसकी जो एपिडर्मिस है वो बिल्कुल ऐसी जैसे लहर चलती है ना, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये देखो फ्लैट नहीं होगी बिल्कुल, सिंपल लीफ के अंदर नहीं आती है, इसके मार्जिन्स कटे फटे में आते हैं। मार्जिन्स मतलब ये किनारे, ये जो लहर चल रही है ना, इसी को अपन एक तरह से बोलेंगे मार्जिन, और यहाँ से भी वेन्स निकलती है जिनको अपन बोलते हैं मार्जिनल वेन्स, और ये मिड रिप तक आकर के एक लीफ के ही दो पार्ट कर देती है। ये तो मैंने आपको समझाया। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं बात करूं आपसे, वो आ जाता है पीपल। ठीक है, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, क्योंकि पीपल की पूजा होती है, धर्म से संबंधित है, इसलिए उसका नाम रिलीजियोसा बोला गया, क्योंकि धर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलीजन, तो इसलिए वहां से वर्ड आया रिलीजियोसा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अपन ने क्यों किया, ये आया समझ में आपको। तो अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन को करने में, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म। तो अपन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि भाई एक के अंदर क्या क्या संरचना प्रेजेंट है, दूसरे में क्या एब्सेंट है, या दूसरे में जो प्रेजेंट है तो पहली वाले में क्या एब्सेंट है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फंजाई का पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।